मैंने अपने बारे में बताया कि मैं बहुत पैसा कमाना चाहता था, है ना? बताया कि नहीं बताया कल? तो पैसा मुझे बहुत चाहिए था, उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, है ना? ठीक है, तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं इंटर में खुद मैथ से मैंने तैयारी करके एग्ज़ाम देके पास आउट भी किया अपने आप को, ठीक है? मैं कुछ भी करने तैयार हूँ पैसे कमाने के लिए। तो जो किताबें मैंने जीवन में नहीं पढ़ी उनको खरीद के लाता था, रात को उनको पढ़ता था। तो मैं कभी बीएससी में मैंने टॉप नहीं किया, मैंने इंटर में कभी टॉप नहीं किया, मैंने हाई स्कूल में कभी टॉप नहीं किया। जब मैं खुद पढ़ता था हाई स्कूल में, इंटर में, बीएससी में, मुझे कुछ नहीं आता था, समझ में नहीं आता था ये किताबों में क्या करूं, क्योंकि टफ टाइम था, है ना? जिम्मेदारी, ध्यान कहाँ था? पैसा कमाने पे। पैसा कमाना है, किताब कहीं भाड़ में, कैसे भी करके थर्ड डिवीजन आ जाए तो हनुमान जी को बूंदी चढ़ा देंगे। मतलब मुख्य लक्ष्य मेरा क्या होता था? थर्ड डिवीजन पास होना। अगर ये हो गए तो मतलब चमत्कार है, हो गया। 33% नंबर भी आ जाएं, यहाँ तक सोच रखा था एक आध सब्जेक्ट फेल भी हो जाएं, ग्रेस से पास हो जाएं, दया पात्र बन जाएं। पास होना है, किसी को मार्कशीट थोड़ी दिखानी है, और बाद में ताला लगा के रख देंगे उसको, किसी को नहीं दिखाएंगे, है ना? लेकिन करना क्या है? ग्रेजुएट होना चाहिए। तो अब इस व्यक्ति को क्या हुआ उसी दरमियान में, तो मैं कोई अधिकारी बनने के लिए थोड़ी तैयारी करने गया था, पैसा चाहिए, अधिकारी बनने पैसा बहुत आएगा, इस चक्कर में गया था। मैं कहा ज़्यादा पैसा कहाँ आएगा? बोला आईएएस बनने पर, चल आईएएस ही बनेंगे। कोई बोल देता मेरे को कुछ और करने होगा तो मैं वही करना शुरू कर देता। वो प्लेट धुलवा रहा होटल वाला, मतलब इतना टाइम कहाँ है कि प्लेट धो के पैसा तुरंत चाहिए, इतना फुर्सत नहीं है। बोला पहले प्लेट धो, फिर ये करो, फिर हाउस कीपिंग सीखो, फिर फलाना सीखो, ठिकाना सीखो, कितना टाइम लग जाएगा? बोला 3-4 साल का तो एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, इतना फुर्सत नहीं है। मैं बोला 3-4 महीने में ही चाहिए तुरंत। और उस बंदे को कोई प्लान दिखा दे सेफ शॉप का तो क्या करेगा? हाँ, मैं उसमें हिसाब किताब में ये लगा था इसमें पैसा कैसे आएगा। पूरा 1 महीना रिसर्च करी मैंने, है ना? मैंने बताया ना मैं ज्वाइन नहीं कर रहा था, यहाँ तक गया वहाँ तक गया, तो 1 महीना रिसर्च करी कि ज़्यादा पैसा कैसे आएगा इसमें। मेरे अपलाइन ने डर के मारे, मैं ज्वाइन नहीं कर रहा था, तो मेरे को एक ही आईडी बताई, डर के मारे 3 आईडी बताई नहीं। बोले एक दे दे तो ही बहुत बड़ी गनीमत है और उसने एक ही बताई, मैंने एक ज्वाइन कर लिया। बाद में काम करके मेरे को पता चला, मैं चढ़ बैठा अप्लाई, मैंने इतनी डांट मारी, आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपने मुझे 3 आईडी क्यों नहीं बताई? बोले भाई देवता प्रभु, तू एक से नहीं ज्वाइन कर रहा था, 3 कहाँ से बताता? तो हालांकि जो होता है अच्छे के लिए होता है, 3 आईडी के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। हमारा पर्सनल अनुभव है, जिन लोगों ने 3 आईडी 2 आईडी चलाने के चक्कर में प्रयास किया, उनका वो गोता मार गए, किसी का नहीं हुआ लॉन्ग टर्म में जाकर के। उनका मेन आईडी पे भी नहीं काम हो पाया, एक पे भी। जिन्होंने 3 पे चलाया उनका एक पे भी ना हुआ। हम और हमारी टीम में जितने भी मेन चैंपियन हैं सब एक आईडी पे काम करते हैं। मैं एक आईडी पे काम करता हूँ, विजयपाल जी एक आईडी है, जसवीर सिंह की एक आईडी है, किसी भी स्टार का नाम उठाओगे सब एक आईडी पे काम करते हैं। और एक आईडी पे भी इतना पैसा आता है कि आपकी जनरेशन सिक्योर हो सकती है ना? उसी को कैपिंग में पहुँचना चाहिए। तो मेरे को फंक्शन देखने के लिए गया, तो ये फंक्शन दिल्ली में मैं देखने के लिए गया था, ये वहाँ का पास है 2003 का, 20 साल पहले का भी मैंने पास संभाल के रखा हुआ है। ये तो फोटो है, वो भी रखा हुआ है, पास भी रखा हुआ घर पे और जेब में तो लेके घूमा नहीं हर वक्त, बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसे करके ये एलडीपी मैंने अटेंड की थी 2003 में, 2004 में, ये रहा रजत सर के माध्यम से, वहाँ पे सर्टिफिकेट मिला था मुझे, आपको भी दिया जाएगा आज, है ना? तो ये सर्टिफिकेट दिया था रजत सर ने, तो इस पर डेट भी पड़ी 28 अप्रैल लिखी है। तो 28 अप्रैल 2004 को मैंने ये एलडी पे अटेंड किया, 2 दिन का जयपुर में अटेंड किया था। और यहाँ से मेरी खोपड़ी सेट हो गई थी। क्या सेट हो गई थी? इसमें भाई पैसा बहुत आता है है ना? और सारा चूस लेंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं, पूरा निकाल देंगे इसमें से। ये नहीं आ नहीं रहा तो थोड़ा कुछ और काम कर लेते हैं, कुछ ना करेंगे, सब नौकरी धोकरी गई भाड़ में एक तरफ, कर लेंगे बाद में कर लेंगे, ट्यूशन फूशन सब बंद। क्या हुआ? बिजनेस ज्वाइन कर लिया, दिसंबर का महीना था और मैं हाई स्कूल का क्लास टीचर, और दिसंबर का महीना था, अब एग्जाम की तैयारी होनी है, सब होनी है। मैं स्कूल में गया, हम कल से नहीं आएंगे स्कूल बोला
बोले क्या क्या बोले, क्या बोले, हम कल से नहीं आएंगे। ये क्या हुआ? नहीं हुआ, हुआ कुछ नहीं, बस अब हमने बोल दिया हम कल से नहीं आएंगे। बोले ये क्यों? उन्होंने गुस्सा में मेरी तनख्वाह रोक ली। मैं रोक लो, 5-7 हज़ार से क्या कर लोगे? मैं अभी करोड़ों का मामला बनाने वाला हूं। रोक लो, रोक लो। रोक लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो और मैं तो कल बताया नहीं, मैं जब प्राइवेट पढ़ाता था तो एक प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाता था, 2 स्कूलों में पढ़ाता था एक साथ। मतलब ऐसा था कि मैं एक ही जगह पढ़ाऊंगा तो सैलरी मुश्किल से कम ही मिलेगी। तो मैं ये था कि हाफ पीरियड, मतलब इंटरवल से पहले का एक स्कूल में पढ़ाता था, इंटरवल के बाद दूसरे स्कूल में पढ़ाता था, ताकि ज़्यादा पैसा मिले। मतलब वहाँ भी मैं इंटर वालों को पढ़ाता था, तो और यहाँ पर मैं 9th-10th को पढ़ाता था, तो और साइंस वाइंस पढ़ाता था। मैं ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, ज़्यादा पैसा। मैं साइकिल पे जाता था, नई साइकिल ले रखी थी मैंने। तो स्कूल के अंदर जो इंटर कॉलेज था उसमें किसी का भी व्हीकल परमिट नहीं था, मतलब जो प्रिंसिपल का स्कूटर भी बाहर खड़ा होता था। मेरी कंडीशन थी मेरी साइकिल अंदर होगी तो ही मैं पढ़ाऊंगा, नहीं होगी तो हमारा कैंसिल मामला है। किसी ठीक है, तो किसी की भी गाड़ी अंदर नहीं जाती थी, मेरी साइकिल ठाठ से अंदर जाके खड़ी होती थी, मेन गेट से अंदर, और वहाँ भी ताला लगा के चाबी जेब में रख के आराम से रखता था। एक्सपीरियंस ऐसा था कि एक साइकिल मेरी चोरी हो गई थी। मैं बोला मेरा बस चले तो इसको उठा के क्लास में रख लूँ आंखों के सामने। और किसी का स्कूल मालिक का भी स्कूटर बाहर ही खड़ा होता था, बाहर गेट के बाहर। मेरी साइकिल अकेले, बोले ये पढ़ाएगा ही नहीं, तो मेरी कंडीशन ही थी मैं पढ़ाऊंगा तभी, नहीं हमारी तुम्हारी नमस्ते, मैं दूसरा स्कूल ढूंढ लूंगा, जो मेरी साइकिल अंदर करेगा मैं उधर ही पढ़ाऊंगा। लवड़ा खत्म है। तो बच्चे डिमांड करते थे नहीं नहीं हमें तो इनसे ही पढ़ना है, तो उसकी मजबूरी थी। तो ऐसे करके पूरा मीटर चलता था। और ये मैं एलडीपी की तो मेरी खोपड़ी सेट हो गई, खोपड़ी ये सेट हो गई, सब काम छोड़ो भाड़ में जान, तो इसमें लग जाओ ढंग से, सही है। अगर इसमें नहीं आया तो ट्यूशन जिंदाबाद है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ट्यूशन भी फिर मैं ट्यूशन की तरह नहीं पढ़ाता, स्कूल तो मेरा चलना ही था, सही है। फिर चलाते हम कोचिंग, तो 2-2.5 लाख तो मैं छाप लेता, वहाँ भी पैसा बहुत चाहिए था भाई, है ना। वहाँ भी कहाँ, बेशक में अपन पढ़े लिखे कितने वो छोड़ो, पढ़ाएंगे किसको? हम आईएएस नहीं बने, हम साला आईएएस को पढ़ा देते पढ़ने वाले, तो वहाँ पैसा चाहिए। तो अभी ये बिजनेस आ गया। इस बिजनेस में शुरुआत में खूब पैसा बनाया, 2004, 5, 6, और मुसीबत आती है तो बोल के तो आती नहीं है। एक कंपनी आ गई, वो सोने का सिक्का देती थी ज्वाइनिंग में, कॉसेट्स के नाम से कंपनी आई, सोने का सिक्का। एक स्वदेशी कंपनी आई, बोला स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ, ऐसे करके डायलॉग मारते थे। और हमारे को यहाँ प्लान होता था उधर ही करना शुरू कर दिया, हमारे लोग तोड़ना शुरू कर दिया उसमें। एक कंपनी आई, बोले LIC की पॉलिसी देंगे हम, तिरुपति करके, बोले LIC की पॉलिसी, और हम प्राइवेट कंपनियों की पॉलिसी बेच रहे थे, कोटक मोटक की, सब LIC के चक्कर से भाग गए। तो 1 लाख उधर भाग गई, 1 लाख वो सोने के सिक्के के चक्कर में भाग गई, कोई किसी के चक्कर में भाग गया। तो मैंने आपको बताया ही कि ज़्यादा लालच के लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए। बाद में सब कबाड़ा करके रो रहे थे सभी, सोने के सिक्के ले लेके बैठ गए थे, बाद में पता चला पानी फिरा हुआ था, कुछ नहीं निकला। नकली थे। मैं वाह ले ले और ले ले। पानी फिरा हुआ सिक्का पकड़ा के दे गए। तो हम जसवीर जी मिले थे और भी हमारे टाइगर थे, हम लगे रहे इसमें। इसी LDP से हमको समझ में आ गया था इसमें पैसा बहुत आएगा, है ना। इसी कंपनी में जिसमें सबने छोड़ दिया, जिसमें लोग वॉकआउट करके चले गए, उसी में हमने झंडा लहरा दिया। तो जहाँ पर सब नहीं कर पाए, जहाँ पर नहीं कर पाए वहाँ तो ये हाल है, जो बाकी नहीं कर पाए। और बाकी जगह जाते तो इन्हें क्या हाल करते, जो आसानों के चक्कर में जो लोग पड़े। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? इसलिए बढ़िया परमात्मा को धन्यवाद देना है, सही जगह पे काम करना है, सही है। सही जगह पे काम करना हमेशा अच्छा रहता है, और भगवान का शुक्रिया अदा करते रहना है, ठीक है। ये ब्लैक एंड वाइट सी ज़िंदगी थी, फिर रंगीन हो गई, है ना। और बढ़िया काम हमने किया।
पीछे वहाँ का है। तो ऐसे बोल सकते हैं, आई वॉक स्लोली बट आई नेवर वॉक बैकवर्ड। हम धीरे चले लेकिन आगे बढ़े हमेशा, हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। अब्राहम लिंकन साहब का एक कोट था, तो वो हमने कोट लगाया। हम भी इसमें बिजनेस में धीरे चले लेकिन चलते रहे, और खड़े रहे, चले, आगे बढ़े, धीरे ही सही लेकिन चलते रहे। तो जिसके साथ परमात्मा हो तो गॉड प्लस वन इक्वल टू मेजोरिटी हो जाती, कभी भी आप अकेले नहीं होते हो, है ना। तो इसलिए अब आप लोगों को से मैं आह्वान करता हूँ, आप लोग भी, सीक्रेट आपको पता चली गया है, ऊपर वाले को धन्यवाद देते रहना है और दिमाग में डालते रहना, विदेश जा रहा हूँ, सही है, वीज़ा लग रहा है, ठीक है। तो गेट योर पासपोर्ट रेडी, गेट रेडी योर पासपोर्ट। सबसे पहला काम क्या करना है, इतना भरोसा करो, पासपोर्ट बनवा लो अपना, ठीक है। तो अगर पासपोर्ट अगर बनवा लोगे तो परमात्मा को लगेगा कि यार इसे पासपोर्ट भी बनवा नहीं, लग रहा है जाना ही चाह रहा है ना। उसको बार बार चूमते रहना है, वाह मैं जा रहा हूँ, तो यूनिवर्स डिटेक्ट कर लेगा। तो इसको बोला यार इसको चाहे नेपाली सही पर भेजना तो पड़ेगा कम से कम, है ना। हमको नेपाल भेज दिया, लेकिन बाद में हम नेपाल के बाद भी शांत नहीं बैठे, तो यूनिवर्स को लगा यार इसको अभी आगे भी भेजना पड़ेगा, और फिर उसने इंग्लैंड भी भेज दिया, लंदन भी भेज दिया, है ना। जहाँ बोलोगे वहाँ भेजता है। कितने लोग बोलते हैं पासपोर्ट बनवा लेंगे? अभी आप बताओ, तुरंत यूरोप का ठप्पा लगवाना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन पासपोर्ट बनवाना हमारे हाथ में है कि नहीं है? द्वारा दिल से बोलो, दिल पे हाथ रख के बोलो, कितने लोग पासपोर्ट जाके अप्लाई कर देंगे? बहुत बढ़िया, ग्रेट। बोल तो बहुत रहे हैं, लेकिन मानोगे तो अमल करोगे तो होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। और ऐसे करके देख लो, अरे सब फालतू की बातें हैं, पासपोर्ट बनवाने से विदेश गए तो दुनिया चली जाए। हाँ तथास्तु है उस पर भी वो नहीं जाएगा कभी भी। बोला तू जो बोल रहा है वो सच होगा, तथास्तु, ग्रांटेड। तथास्तु का मामला करना है, ठीक है, और उसको रखना है। वैसे भी पासपोर्ट से ना दम आ जाती थोड़ी, ऐसे पॉकेट में रखना। किसी को फॉलोअप करने जाएं तो सबसे पहले निकाल के टेबल पे पटक देना, ऐसे ये पटक दिया, बोले ये क्या है? ये है पासपोर्ट। उसको कुछ फॉलो मत करो, लपाई पिलवाओ। और इसको रख दिया, फिर वो एक बार उठा के ऐसे पलट के खोल के देख लेना है, फिर रख देना उसके सामने, ये है पासपोर्ट। बोले इससे क्या होगा? इससे हम विदेश जाएंगे अभी कुछ दिन बाद। जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे मेरा टारगेट हो जाएगा, फिर मैं जाऊंगा इसीलिए तो आया हूं। आपको क्या लग रहा है साड़ी बेचने आया हूं? सूट साड़ी ना बेचते, आपको मैं ज्वाइन कराऊंगा, उससे मेरा टारगेट जीतूंगा, फिर मैं जाऊंगा विदेश आदमी हिल जाएगा, ऐसे कराने से विदेश जा सकते। और क्या, ये देखो पासपोर्ट और क्या के लिए बनवाया है? अच्छे पैसे वालों पे भी पासपोर्ट नहीं होता है। किसी पे 20 बीघा जमीन होगी पर पासपोर्ट नहीं होगा, है? ठीक है। पासपोर्ट कितने बनता है? 2 लाख में। कई लोग इसीलिए नहीं बनवा रहे, 2 लाख में बनता है। नॉर्मल प्रोसेस से बनवाएंगे तो 1500 रुपये में बन जाता है। बाकी वेरिफिकेशन वगैरह में 200-400 रुपये ले जाएंगे, चाय पानी के 2-2.5 हज़ार खर्च होंगे बस, ठीक है। कितने लोग बनवा लेंगे? सही है, बनवा लेना। और फिर उसको चूमते रहना है, ऐसे चूमते रहना, ठीक है। तो आधा फॉलोअप तो ऐसे हो जाता है, सामने वाला पासपोर्ट ऐसे मुंह पर मारोगे ना, आधा ढेर तो वैसे हो जाता है, ठीक है। हेलो, पासपोर्ट बनवा लोगे तो क्या होगा? देखो हमारी जर्नी यहाँ से शुरू हुई थी विदेश यात्रा की। पहली बार हम विदेश में गए थे पाकिस्तान बॉर्डर पे जैसलमेर में, हम और जसवीर जी। हमारे लिए विदेश से कम थोड़ी था ये, पूरा नंग धड़ंग ऐसे ही चले गए, कुछ नहीं था। ये हमने जितने लोग गए थे ग्रुप फोटो कराया मैंने इसका, चलो आओ सब बैठ जाओ, ये ग्रुप फोटो कराया हुआ है, इतने लोगों को लेके गया था मैं, ठीक है। और सारे एक्साइटेड थे इसमें। तो जो सबसे बढ़िया शर्ट पहने हुआ वो मैं हूँ, क्योंकि सबसे सीनियर तो मैं था ना ठीक है जी। हाँ, और उसके बाद में हमारे सब चला चपाटे हैं। जसवीर इसमें कहाँ है? उधर से तीसरे नंबर पे है ना, हाथ खड़ा कर रहे हैं
और इस सिक्योरिटी जिसकी टी शर्ट पे लिखा हुआ जसवीर के बगल में जबरदस्ती दूसरी टीम का जबरदस्ती घुसाया है फोटो खिंचाने के चक्कर में। फिर यहाँ पर हमने बिल्कुल लाल साफा बांध के और कसम खा ली कि अभी हम कुछ तगड़ा करेंगे, है ना। फिर हम मलेशिया का फोटो है, मलेशिया गए थे जसवीर जी के साथ में। इसमें हम लोग 3 ही लोग गए थे केवल, है ना। हाँ 2011 में पहली बार दिशा ट्रेनिंग की थी, जिम्मेदारी मिली थी हमें, बोला करते हैं 2011 में। तो जिम कॉर्बेट में मैं ट्रेनिंग करने के लिए गया था। कोई गया था क्या आप में से? ये 2 लोग गए थे। आप भी गए थे 2011 में? बाद में 2011 में इस बैच के बाद गए होंगे, अगले बैच में पहले 2011 से भी पहले गए थे। अच्छा, ये मेरे से भी पहले गए थे क्या आप? ठीक है। तो इसमें फर्स्ट टाइम मैंने दिशा ट्रेनिंग दी थी। तो बढ़िया लगी थी आपको ट्रेनिंग? अच्छा, फर्स्ट टाइम में, ठीक है, मामला बढ़िया। लोगों ने अभी तक अप्रिशिएट करते हैं, लोग बोलते हैं कि भाई ऐसी ट्रेनिंग नहीं हुई आज तक, है ना। होटल अरेंजमेंट सारी सुविधाएं उस समय पर, है ना। ठीक है, तो वहाँ पर ट्रेनिंग हुई थी। फिर अगली बार शिमला में ट्रेनिंग की थी, है ना, 2012 में। 2012 में मतलब हमने ट्रेनिंग की। गोवा में फिर एलडीपी की थी, है ना, 2013 में। इसमें जसवीर जी बता रहे थे कि 4 टिकट कंफर्म थी। कितने लोगों में? 120 लोगों में, ठीक है। तो ये वही एलडीपी थी, वहाँ पर एलडीपी किया, सब बंदों को सेट किया। हम कुछ ना कुछ करते ही रहते थे। हमारे बंदे सेट रहने चाहिए, गर्म रहने चाहिए, ठंडे नहीं पड़ने देते थे कभी। कुछ ना कुछ करते ही रहना है, सही है। शांत नहीं बैठते थे कभी, चुपचाप नहीं बैठते थे, बड़ा करना है। फिर इसके बाद में वहाँ नेपाल ट्रिप पे लेके गए। क्यों? वो पासपोर्ट किसी पे था नहीं। पासपोर्ट कई फौजी फाजी थे, उनका बन नहीं रहा था, परमिशन नहीं मिल रही थी, एनओसी नहीं मिल रही थी, कोई पुलिस में कोई फौजी। मैं बोला ऐसा है, पासपोर्ट नहीं मिल सकता, लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन बॉर्डर क्रॉस कराना तो हमारे हाथ में है। सही है। मैं बोला ऐसी जगह ले जाएंगे जब पासपोर्ट की जरूरत ही ना हो। और चलो आधार कार्ड ले आओ अपना, वोटर कार्ड। वोटर कार्ड से कई लोग इतने पगलू एयरपोर्ट पहुंच गए, वोटर कार्ड ही नहीं ले गए संग में। ट्रिप फाइनल हो गई, पैसे हो गए। अभी आप सुनो, नेपाल फ्लाइट से ले जाना, फ्लाइट से लाना, वहाँ 5 दिन की वहाँ पे यात्रा, सब होटल में रुकना, खाना पीना, ट्रैवलिंग, और टोटल कंट्रीब्यूशन 13,500 था। ऐसी सेटिंग करते थे। उसमें भी कई पगलू अपनी गलती से वोटर कार्ड लाए नहीं, वहाँ रोक दिया एयरपोर्ट पे। फिर कह रहे हम तो रह गए, हम तो रह गए। अब सारा खर्चा हो चुका, वो पैसे कहीं लौटेंगे? हैं? फ्लाइट हो गई, सब काम हो गए। बोला गलती तेरी है, लेकिन चल कोई बात नहीं, बाद में चू चू मत करना, ये पकड़ 13,500। ऐसे चूचा करने वालों को सबके हमने पैसे वापस कर दिए, जो लोग नहीं, अब गलती उन्हीं की थी उसके बावजूद भी। मतलब हमने ये बोला था आंखों में आंखें डाल के काम करेंगे, दमदारी से, कोई उंगली नहीं उठा सकता, ये क्योंकि बड़ा काम करना है, खुश रह जा। एक आध बंदा तो काफ़ी नाटक भी कर रहा था, तो ये इधर गए। फिर उसके बाद में सिंगापुर लेके गए लोगों को, है ना। ये सिंगापुर का फोटो है और इधर ये हांगकांग का फोटो है। तो ये 7 स्टार होटल में रुकाया था यहाँ पर, किसमें? और 7 स्टार होटल कितना बड़ा होता है बताओ, आप लोग बताओ। 7 स्टार कैसा होता होगा? देखा नहीं है ना। तो आप जहाँ रहते हो, कहाँ से आए हो आप? मथुरा में। मथुरा में 7 स्टार 2-3 तो होंगे, नहीं है? तो कहाँ पे है? 5 स्टार तो मथुरा में है ना, नहीं है? सुनो, अभी 7 स्टार होटल इंडिया में भी नहीं है। तुम्हारी बात, पूरी इंडिया में नहीं है 7 स्टार होटल। तो इसीलिए इंडिया में था नहीं, और अपने टाइगरों को 7 स्टार घुमाना था। बोला जहाँ होगा वहाँ ले चलेंगे। अब 7 स्टार होटल बनाना इंडिया में तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन ले जाना तो हाथ में है ना। सीधा बोला समुद्र के बीचों बीच टापू पे बना हुआ था, आइलैंड पे, मकाऊ में। चलो सब समुद्र के रास्ते चलते हैं, और सीधा समुद्र के रास्ते लेके गए उनको, और पूरा समुद्र में बीचों बीच एक टापू पे उधर स्टे कराया। कैसा रहा? बढ़िया रहा। लेकिन उनको कराया जो दमदारी से संग खड़े रहते,
जो LIC चक्कर भाग गए थे उनको कहीं नेपाल भी नहीं ले गए फिर हम ठीक है, बढ़िया से। ये देखो धीरे धीरे करके और फिर यूरोप गए टाइगर हमारे, पूरा बारात की बारात जा रही है यूरोप और पूरी अपनी टीम है। ये आलम है कि अगर 200 लोग जा रहे हैं तो 198 हमारे हैं उसमें, ठीक है, दमदारी है कि नहीं। और देखो ये मच्छर नहीं है, बर्फ गिर रही है। कई लोग सोच रहे हैं कि मच्छर से आ रहे हैं, टीवी पे पहले मच्छर आ जाते थे, वो नहीं है, बर्फ गिर रही है। स्नोफॉल हो रहा है, लाइन में लाइन में। फिर देखो स्नोफॉल में हम बैठे हैं, शाबाशी दे रहे हैं टाइगरों को। अच्छा, गिरती हुई बर्फ में देखो मीटिंग चल रही है, मजा आएगा कि नहीं आएगा। पीठ ठोकी जा रही है, शाबाश, बहुत दमदार काम किया है ना। बढ़िया किया इस बार आप लोगों ने, दमदार 51 लोगों को लेके आए हो आप लोग। यस सर, जी सर। और जो माइंड प्रोग्रामिंग की बात की जाती है, तो अभी आप लोग भी तैयारी कर लो और टारगेट क्वालिफाई करना है, और आप लोगों के लिए स्पेशल एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करेंगे और उस ट्रिप में मैं और जसवीर जी साथ में रहेंगे, ठीक है। तैयारी कर लो, कैसा रहेगा। और एक काम और, एक गुड न्यूज और दे देते हैं, टारगेट जीत लो। किसी कारण से टारगेट नहीं भी जीत पाते हैं तो कोई बात नहीं, बिना टारगेट के भी ले चलेंगे, लेकिन पैसा कमा लेना, पैसा दे के चलना, लेकिन चलना जरूर है, सही है, ठीक है। अरे अब तो गर्म हो जाओ। एक राजा था और उसका एक प्रिय हाथी था। हाथी बहुत ही दमदार था, बहुत ही बलशाली था, बहुत ताकतवर था। और हाथी की खूबी ये थी कि राजा का प्रिय हाथी इसलिए था कि राजा उसी हाथी पे सवार होकर कोई युद्ध लड़ने जाता था और उसी हाथी पे सवार होकर युद्ध लड़ता था, और आज तक कोई युद्ध राजा को उस हाथी ने हारने नहीं दिया, या फिर किसी युद्ध में हारे भी तो राजा को समर्पण नहीं होने दिया उसने। राजा को जंगलों में होते हुए, पहाड़ों में होते हुए, नदी क्रॉस करा के कैसे भी बचा के ले आया करता था। इतना समझदार सूझबूझ वाला था वो हाथी। उस हाथी के रहते हुए राजा जीवित था। अगर वो हाथी नहीं होता तो शायद कभी का इस दुनिया से विदा हो चुका होता। तो राजा को वो हाथी अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा था। होना भी चाहिए। किसी युद्ध में या तो हारने नहीं देता था, और कोई युद्ध हारते तो राजा को बचा के ले आया करता था, है ना। तो अब कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, समय के हिसाब से धीरे धीरे समय हावी होता है कि नहीं होता, उम्र हावी होती है। वो हाथी बूढ़ा होने लगा, तो अब अगर उसे युद्ध में भेजेगा तो जाहिर है हाथी को मरवाना चाहता राजा, इसका मतलब है ना। तो अब उसने युद्ध में भेजना बंद कर दिया उस हाथी को, लेकिन फिर भी उसने अपने दल बल में उसको शामिल रखा था। सारे हाथियों का हेड बना के रखा हुआ था फिर भी, है ना, ये मुखिया हाथियों का, और दल में शामिल रखता था, लेकिन युद्ध में आगे नहीं करते थे उसे। तो एक दिन की बात है, वो हाथी शाम के समय राजमहल से निकला जंगल की तरफ सैर करने के लिए, क्योंकि बहुत समझदार था, बहादुर था, तो राजा भी ज़्यादा चिंता नहीं करता था। जंगल की तरफ निकला सैर करने के लिए। जंगल में जा कर के और सैर करते समय एक कीचड़ में उसका पैर फंस गया। पता चला कि कीचड़ सचमुच में एक दलदल से भरी हुई कीचड़ थी, और वो एक पैर को निकालने के लिए कोशिश उसने की तो दूसरा पैर फंस गया, दोनों को निकालने की कोशिश की तो और दोनों पैर फंस गए, और वो उसमें से वो कोशिश करता रहा और फंसता रहा, निकल नहीं पाया।
और समय बीतने लगा, एक आध घंटा हो गया तो चिल्लाने लगा हाथी। और जब चिल्लाने लगा तो आवाज़ें सुन सुन के आसपास के लोग इकट्ठा हो गए वहाँ। और फिर सूचना कुछ घंटे गुजर जाने के बाद राजमहल पहुँची। वहाँ से तुरंत सैनिक गए वो हाथी को निकालने के लिए, रस्से डाले गए, लेकिन जैसे जैसे प्रयास करते गए हाथी निकल नहीं पा रहा था, फंस रहा था। रस्से डाले गए, बहुत कोशिश की गई। राजा को पता चला, राजा तुरंत नंगे पैर ही दौड़ा आया, क्योंकि उसके लिए वो जान से ज़्यादा प्यारा था। राजा बहुत रोने लगा, परेशान होने लगा, सबको बोला कि जो भी मेरे हाथी को निकालेगा मैं लाखों स्वर्ण मुद्राएं उसको दूंगा। हाथी प्रयास कर रहा था। उसी दरमियान में वहाँ से गौतम बुद्ध होकर के गुजर रहे थे, उस जंगल के रास्ते होकर के। तो महात्मा बुद्ध होकर जब गुजर रहे थे तो उन्होंने सब जानकारी मिली, वहाँ पे आए, सब चीज़ों को उन्होंने बारीकी से देखा। देखने के बाद सबको रोक दिया, सब रुक जाओ, और सबको हटा दिया वहाँ से, और हट जाओ सब लोग। और उन्होंने बोला कि राजमहल से युद्ध के नगाड़े मंगवाए जाएं। जो युद्ध होता है तो युद्ध में जो नगाड़े बजवाए जाते हैं वो नगाड़े बुलाए जाएं। तो राजा को समझ में नहीं आया, लेकिन बोला तो बात को फॉलो करना था। तो जो युद्ध में नगाड़े बजाए जाते हैं वो नगाड़े मंगवाए गए, और दलदल के चारों तरफ वो खड़े होकर नगाड़े बजाने लगे। और जैसे जैसे नगाड़े बजाने लगे तो कई घंटे होने के बाद जो हाथी थक हार के बैठ चुका था एकदम चिंगाड़ के खड़ा हो गया। नगाड़े बजने लगे और हाथी चिंगाड़ते हुए और कुछ ही सेकंड के अंदर दलदल क्रॉस करके एकदम बाहर आ गया। सब लोग देखते रह गए, राजा देखते रह गए, सब देखते रह गए। बोले ये क्या आश्चर्य हुआ। तो महात्मा बुद्ध ने बताया कि इसके रोम रोम में, इसके खून में युद्ध के नगाड़े बसे हुए हैं। बचपन से इसकी माइंड प्रोग्रामिंग वही है, वही हुई है, और ये उसी के लिए पैदा हुआ है और उसी के लिए बना है। इसको कितनी भी कोशिश कर लो शायद ये नहीं निकलता, लेकिन ये महारथी है, ये योद्धा है। और जब जब युद्ध के नगाड़े बजते हैं इसका रोम रोम सिहर उठता है, चीखता है, चिल्लाता है, और इसके अंदर अलग ताकत का प्रभाव होना शुरू हो जाता है। तो जिस तरह युद्ध के नगाड़े बजने के बाद वो हाथी चिंगाड़ते हुए बाहर आ गया, तो मुझे ऐसे लगता है मेरे सामने भी 200 योद्धा बैठे हुए हैं, और इनको कोई मोटिवेशन और ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, ये इनको युद्ध के नगाड़ों की आवश्यकता है। और जब जब इनकी पुरानी ताकत याद दिलाने की आवश्यकता है, तो एक बढ़िया म्यूजिक बजाओ। युद्ध के नगाड़े जब जब बजेंगे ये टीम कुछ अपना दे सकती है, बेस्ट परफॉर्म कर सकती है, और बड़ी बड़ी टीमों को भी दिखा सकती है कि हम कुछ हैं और हम कुछ करके दिखा सकते हैं। हाथी है, और जब जब नगाड़े बजते हैं और आवाहन होता है ये टीम कुछ भी कर सकती है। तो बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को मेरी ओर से। इतिहास बनाइए, यहाँ से निकलिए, अपना बेस्ट निकालिए, परफॉर्म करिए, और बाकी लोगों को, घर वालों को, परिवार वालों को, समाज को, टीम को, अपलाइन को, डाउनलाइन को, जिन्होंने ताना मारा उनको सबको दिखा दो कि मैं चैंपियन हूँ, मैं वीर हूँ, कुछ करने के लिए पैदा हुआ हूँ, कुछ करके जा सकता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और अंत में एक दो लाइन के जीवन बहती नदी है, अतः हर परिस्थिति में आगे बढ़ें। जहाँ कोशिशों का कद बड़ा होता है वहाँ नसीबों को भी झुकना पड़ता है। तो कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ओ मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। 3 दिन